हे वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न। यदि आप फाइल करना चाहते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आज इस वीडियो में बात करने वाले इनकम टैक्स से रिलेटेड। जो भी ड्यू डेट चेंज हुई थी, कई लोगों को कंफ्यूजन है ऑडिट की क्या डेट है, इंडिविजुअल यदि रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसकी क्या ड्यू डेट है, जो डेट एक्सटेंशन हुई है अभी दोबारा क्या डेट एक्सटेंशन हुई है, तो जो एटलीस्ट एट प्रेजेंट अभी है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या प्रोसेस है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इस सब वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं। तो मैं प्रदीप इनकम टैक्स एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में, ई फाइलिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर एंड ई फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो जो 9 सितंबर के अंदर सीबीडीटी ने क्या इशू किया था, क्या किया था, सर्कुलर। तो उसके अकॉर्डिंग जो डेट एक्सटेंशन हुई थी उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं असेसमेंट ईयर 21 और 22 के बारे में। ठीक है, तो जो डेट एक्सटेंशन हुई थी वो डेट कौन सी है? ड्यू डेट फॉर आईटीआर फाइलिंग है आईटीआर फाइल विच इज नॉट कवर अंडर ऑडिट इज इंक्रीज फ्रॉम 30 सितंबर 2021 टू 30 दिसंबर 2021। जो डेट थी ना सितंबर से, कई सारे लोगों को मालूम भी इन्फॉर्मेशन, बट अभी जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर रहा हूं कि अभी कोई डेट बढ़ी नहीं दोबारा, अभी तो 31 दिसंबर ही है यदि आपका नॉन ऑडिट वाला केस है, मतलब इंडिविजुअल्स के लिए। आगे बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग विच इज कवर्ड अंडर ऑडिट इज इंक्रीज टू 15 फेब। यदि ऑडिट वाला केस है तो क्या डेट है? इनका आईटीआर फाइलिंग की डेट है। इसके अंदर ध्यान में आपको क्या रखना, आईटीआर फाइल करने की डेट ऑडिट वाले केस में कितनी हो गई है? 15 फरवरी 2022। ठीक है, उसके बाद आईटीआर फाइलिंग विच इज रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग इज इंक्रीज टू 28 फरवरी। यदि ठीक है रिलेटेड ट्रांसफर प्राइसिंग है तो फिर क्या हो गया? 28 फरवरी। उसके बाद आईटीआर फाइलिंग विच इज रिलेटेड टू बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 इज इंक्रीज 35 दिसंबर 2021 टू 31 मार्च 2022। इसका मतलब यदि इन रिटर्न्स के अंदर कोई भी रिटर्न्स यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं या बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो उसकी डेट जो होती थी दिसंबर, उसको बढ़ा के कर दी कितनी? 31 मार्च 2022। तो इन डेट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं तो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द ऑडिट रिपोर्ट इज इंक्रीज टू 15 जनवरी 2022। अब ये क्या बात होगी सर? अभी मैं यहां बात कर रहा था ऑडिट जिनको कराना उसके रिटर्न्स की बात कर रहा था। रिटर्न की डेट क्या है? 15 फरवरी। और यदि किसी को ऑडिट जो रिपोर्ट सबमिट करनी है उसकी डेट कितनी है? 15 जनवरी। अब लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑडिट रिपोर्टेड विच रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग इज इंक्रीज 31 जनवरी 2022। आगे बात करते हैं ड्यू डेट के बारे में, हमने समझ लिया है। अब बात करेंगे प्रोसेस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इज एज फॉलोज, मतलब क्या प्रोसेस है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है? कैलकुलेट द इनकम ऑफ टैक्स पेयर, मतलब जो टैक्स पेयर की जो इनकम है ना वो कैलकुलेट करना है। वो किसी भी सोर्सेज से हो सकती है, चाहे वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो या पीजीबीपी से हो। पीजीबीपी मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट या गेन या बिजनेस या प्रोफेशन। उसके बाद कैपिटल गेन, उसके बाद अदर सोर्सेज। ठीक है, उसके बाद ये इनकम आप टैक्स पेयर की जान लोगे। उसके बाद आपको टैक्स पेयर की इनकम जानने के बाद कैलकुलेट करना है टैक्स विच इज एप्लीकेबल एज पर द स्लैब रेट। अब आप जिस भी स्लैब के अंदर आ रहे हो वो स्लैब रेट का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो यदि नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना, वहां से आपको इसका नॉलेज हो जाएगा स्लैब रेट का। उसके बाद समराइज टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज सर्टिफिकेट एंड फॉर्म 26AS। अब आपको क्या देखना है कि टीडीएस सर्टिफिकेट आपको कोई मिला है उसको, और 26AS फॉर्म जो डाउनलोड होता है अपने ट्रेसेस की पोर्टल पे, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न में भी आईडी पासवर्ड खोल के ये मिल जाता है, तो वहां से आपको इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद चूज द करेक्ट फॉर्म फॉर इनकम टैक्स, मतलब आपको फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। आईटीआर 1 फाइल करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी आपको फाइल होना है, करेक्ट फॉर्म चूज करना पड़ेगा आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम इनकम टैक्स पोर्टल डाउनलोड द आईटीआर यूटिलिटी। तो या तो आप आईटीआर की यूटिलिटी डाउनलोड करके फाइल कर सकते हो, या तो फिर जिनका ऑनलाइन डायरेक्ट फाइल हो रहा है तो ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो। फिल इन योर ऑल द डिटेल इन द फॉर्म विच एज डाउनलोड इन स्टेप नंबर 4। मतलब जो भी ये आपने यूटिलिटी से फाइल कर रहे हो तो उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, या ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन करना है। उसके बाद चेक वॉट एवर योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो करेक्ट है या नहीं है, बाय चेकिंग ऑन द
बटन वैलिडेशन, ये काय में करना है जब आप यूटिलिटी भर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नाउ यू हैव टू कन्वर्ट द फाइल एक्सएमएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा एक्सएमएल फाइल। तो ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड। यदि आपको इस यूटिलिटी की जरूरत नहीं तो आप डायरेक्ट ये सब इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जाकर के सबमिट कर सकते हो। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। आपका रिटर्न कौन सा फाइल होना है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। यदि सैलरीड एम्प्लॉय है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? फॉर सैलरीड एम्प्लॉय दे नीड फर्निश द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। कौन कौन से? पैन कार्ड, फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर इशू करता है, उसका सैलरी स्लिप दैट सेल बी मंथली। सैलरी स्लिप यदि ना भी हो तो उसके बिना भी हो जाता है। यदि आपके पास फॉर्म 16 नहीं तो सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यदि दोनों में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो 26A और आपको बैंक स्टेटमेंट कैरी करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर इनकम दैट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट। अब आपको क्या देखना पड़ेगा? इंटरेस्ट से रिलेटेड भी कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट, पासबुक फॉर इंटरेस्ट सेविंग, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट यदि कोई इशू कर रहा है बैंक या कोई और अदर। तो इन सब डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है यदि कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फॉर्म 26S की, है ना। और बिजनेस की यदि रिटर्न है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो बिजनेस में किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो तो बुक्स लगेगी, नहीं तो फिर क्या होगा? उनका बैंक स्टेटमेंट और उनका जीएसटी का रिटर्न, ये सब सारे चीजें आपको एडिशनल बिजनेस के रिटर्न में आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म 26 मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्यों बोल रहा हूं? आप ना देखो तो गलत ही होने की संभावना ज्यादा है। तो इसके अंदर है ना, चाहे वो सैलरी वाला पर्सन हो चाहे बिजनेस वाला पर्सन हो, 26S के अंदर दोनों की डिटेल आती है, चाहे वो टीडीएस ऑन सैलरी हो या अदर देन टीडीएस ऑन सैलरी हो। तो इस फॉर्म को एक बार जरूर चेक करना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, ताकि आपको सारी इनकम के बारे में पता चल जाए। अब बात करते हैं सेविंग्स की। सेविंग्स मतलब टैक्स सेविंग के लिए आपको कुछ डिडक्शंस का बेनिफिट मिलती है। जो डिडक्शंस होते हैं 80C से लेकर के 80U, यहां तक के ये सब डिडक्शंस होते हैं। बट कुछ कॉमन डिडक्शंस जो हर एक व्यक्ति तो इन्वेस्टमेंट करते ही करता है कुछ ना कुछ, या ना भी करे तो फिर आप देख लेना एक बार। बट द इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड अंडर ELSS, NSC, PPF, LIC, यदि इसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो ये सब आपको 80C के 1.5 लाख रुपए के अंदर कवर होता है। 1.5 लाख रुपए तक आप अपनी जो टोटल इनकम, आपकी ग्रोस इनकम हो रही है, इसमें से ये इनकम जो इन्वेस्टमेंट है ये इसको लेस कर सकते हो आप, चाहे वो ELSS का म्यूचुअल फंड में 3 ईयर के लॉकिंग पीरियड वाला, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या LIC में, या यूलिप के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये 80C के अंदर कवर होता है। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड द क्लेम फॉर द एक्सपेंसेस एज डिडक्शंस, जैसे कुछ और भी, जैसे मैंने अभी बता रहा था प्रोविडेंट फंड्स हो गया। उसके अलावा चिल्ड्रन की आपकी ट्यूशन फीस यदि जो पे कर रहे हो, 2 चाइल्ड तक के ट्यूशन फीस इसमें कवर होती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीप्ट, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज, यदि आपने कोई मकान खरीदा है कोई भी तो फर्स्ट ईयर आपको स्टैम्प ड्यूटी का लगता है, रजिस्ट्री का जो भी आप चार्जेस लगते हैं वो भी आप 80C के अंदर, मतलब 1.5 लाख रुपए की जो लिमिट होती है उसके अंदर कवर होता है। उसके बाद प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ योर होम लोन, यदि आपने कोई होम लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट जो होता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। बट 80C के अंदर इसका जो प्रिंसिपल आप पे कर रहे हो वो भी 1.5 लाख रुपए के अंदर कवर होगा। फिर इक्विटी सेविंग लिंक, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर जो मैं बता रहा था ELSS, द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी कितना होना चाहिए? 1.5 लाख जो मैं आपको बता रहा था। आगे बात करते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जैसे एजुकेशन लोन लिया हुआ है आपने तो उसका भी इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। कोई स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट, यदि आपने स्टॉक में ट्रेडिंग करी हुई है तो ये सब सारे आपके पास स्टेटमेंट और सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कुल मिला के मोटा मोटा आप क्या करने वाले हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म कौन सा सेलेक्ट करें, कि क्या करें। आपकी सबसे पहले आपको इनकम देखना पड़ेगा कि आपकी इनकम के सोर्सेस क्या हैं। उसके बाद आपको फॉर्म कौन सा सेलेक्ट करना है। फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है ना। अब डॉक्यूमेंट्स में आपके इनकम के कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और दूसरा आपके इन्वेस्टमेंट के कौन से डॉक्यूमेंट है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सामने रखना पड़ेगा। उसके बाद आप ITR फाइल करोगे। ऑप्शन ITR फाइल करने के 2 अवेलेबल है, एक डायरेक्ट आप ऑनलाइन कर सकते हो या दूसरा मैंने बताया कि यूटिलिटी के थ्रू कर सकते हैं ना।
तो जहां जरूरत पड़ रही यूटिलिटी की तो यूटिलिटी का ऑप्शन चूज करो, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन जाकर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, प्रोसेस था, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हो। कई सारे लोग का सवाल होता है कि सर कौन क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। 26 डेज मैंने बोला मैंडेटरी है एक तरह से, क्योंकि इसको नहीं देखोगे तो बहुत सारी गलती होने की संभावना होती है, कुछ इनकम छूट जाती है यदि ये नहीं होता है तो। उसके बाद ड्यू डेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, ड्यू डेट्स की जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आप सही समय पर सही आईटीआर रिटर्न फाइल कर सको। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोगों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।